हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा, आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं मिरर ऑफ कॉमनर के साथ। 2 चैप्टर की समाप्ति हो चुकी है, वो है टाइम एंड टेंस एंड प्रोनाउन। आज हम यहां पर शुरू करने जा रहे हैं तीसरा चैप्टर, जिसके तौर पर मैंने चुना है वॉइस को। इसके नॉर्म्स टाइम एंड टेंस के हिसाब से ही चलते हैं, उसी में थोड़ी बहुत बदलाव के साथ उसको समझा जा सकता है, इसलिए ये चैप्टर चुना है। इसके बाद फिर हम किसी और चैप्टर को सामने रखेंगे। क्योंकि रीशन में टाइम एंड टेंस के कॉन्सेप्ट को समझा है, तो उस आधार पर इस वॉइस चैप्टर को सॉल्व करना आसान होगा। साथ में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से भी लगभग सवाल देखा जाता है। तो जल्दी से सेशन की शुरुआत करते हैं। आप नोटबुक और पेन लेकर के तैयार होइए। मिलते हैं इस म्यूजिक के बाद। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और वॉइस के पहले पार्ट के 13 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। आप अपनी सूझबूझ के साथ और पिछली पढ़ी हुई जानकारी साथ में टाइम एंड टेंस के दौरान जो सीखा है उसे अप्लाई करते हुए इसे सॉल्व कीजिए। सही हो फिर भी एक्सप्लेनेशन जरूर सुनिएगा और गलत होने पर मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं और यह भरोसा दिलाता हूं कि इस वॉइस के चौथे पार्ट की समाप्ति तक बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे और वॉइस के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने लगेंगे। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और उम्मीद है कि आप तैयार हैं मिरर ऑफ कॉमनर के तीसरे चैप्टर के तौर पर चुने गए वॉइस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के सफर पर। आज हम यहां पर आपको पता है कि 13 क्वेश्चन रखेंगे। मुझे जैसा याद आ रहा है कि इसमें कुल 51 क्वेश्चन है, तो हम 13, 13, 13 और आखिरी जो एपिसोड होगा चौथा हिस्सा, उसमें 12 क्वेश्चन को रखेंगे। सेशन को शुरू करें, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी मैं यहां पर, वैसे बच्चे जो हो सकता है कि थोड़े परेशान महसूस करें कि वॉइस मैंने नहीं पढ़ा है, तो आप देखिए कि टेंस और वॉइस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। टाइम एंड टेंस और वॉइस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। टाइम एंड टेंस और वॉइस, इस दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें स्टार्ट जो होता है सेंटेंस, वो सब्जेक्ट से होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से इधर जो सेंटेंस शुरू होता है वो ऑब्जेक्ट से होता है। ठीक है, फिर इसमें भी वर्ब होता है और एजेंट होता है, ये आप जानते हैं। इसके वर्ब फॉर्म में V1 और V5 के लिए इधर लिखते हैं, तो इस तरफ हम लिखते हैं एज आर एम प्लस पास्ट पार्टिसिपल। मैं ये थोड़ी सी जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि अगर आप परिचित नहीं हैं वॉइस से तो आप इसको समझ सकते हैं। जैसे लिखा कि आई ईट अ मैंगो, तो इसको जो वॉइस बनाएंगे तो सीधा सीधा क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को शुरू में रखेंगे, अ मैंगो। अब इसके साथ इसमें से क्या लाएगा, इज आर एम में से इज, इसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा इटन। ये वही होता है जिसको हैज हैव के साथ लगा करके हम थर्ड फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, और बाय मी ये एजेंट होता है। आप चाहो तो इसको लिखो, नहीं लिखो। ठीक है, V2 के साथ इधर जो होता है ये हो जाता है was were प्लस पास्ट पार्टिसिपल। हाँ जी, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे अगर हम यहां पर एग्जाम्पल ले लें कि आई एट अ मैंगो, तो इसका हो जाएगा अ मैंगो वॉज ईटेन बाय मी। आप एजेंट लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। V3 जहां पर दिया हुआ हो वहां पर हम लिखते हैं, ये रहता है हैज हैव के साथ ना, हैज हैव और हैड के साथ आएगा। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो देख लीजिएगा, मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं और इसको आपको समझना पड़ेगा। और इधर जो आता है वो यहां पर आएगा हैज, हैव, हैड प्लस बिन प्लस मैं पास्ट पार्टिसिपल को शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। जैसे अगर कोई कहा आई हैव डन इट, क्या हो जाएगा, इधर आएगा इट, अब इट के साथ हैव नहीं लगेगा, हैज, और लाएंगे बिन डन बाय मी, और मैंने फिर कहा कि आप इसको लिखो या ना लिखो। उसके बाद जो आखिरी है वो है इज, आर, एम प्लस V4, तो ये हो जाता है इज, आर, एम प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि ही इज डूइंग इट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट is being done by him। मुझे ये उम्मीद है कि ये आपको पता होगा। एक रह जाता है कि अगर मॉडल प्लस एक्शन वर्ड रहे, मॉडल प्लस एक्शन वर्ड रहे तो वो चेंज हो जाता है मॉडल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल में। बाकी आप जानते हैं, मैं इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट दोहरा दिया है कि अगर कोई कहे कि आई कैन डू इट, तो इसका क्या हो जाएगा, इट कैन बी डन बाय मी, और आप एजेंट लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान देना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है, ठीक है। ये बेसिक है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। पहचानना पड़ेगा कि एक्टिव के सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो उसके लिए वर्ब फॉर्म कैसा है, इसी पर आधारित जो है वो एरर इस चैप्टर में होता है। साथ में जो और सारे इसके एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम धीरे धीरे आपके सामने रखेंगे, तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करिए और मेरे साथ सफर पर अंत तक बने रहिए, भगा भगा करके नहीं देखिएगा। चलिए, उम्मीद ये है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है, तो आप देखिए ये भी एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ये भी एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ये भी एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। तो इस बात को समझिए कि हम कैसे बनाते हैं। इसका पूरा डिटेल आपको चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए कि वॉइस सीखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पीकिंग के लिहाज से भी, राइटिंग के लिहाज से भी। तो आप चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट में पूरा सजा सजाया एपिसोड्स आपको मिलेगा, इंट्रोडक्शन से लेकर के हाई लेवल तक हर एक बात समझाई गई है। तो आप अगर इच्छा रखते हैं और बेहतर करना चाहते हैं तो वहां जाइए, सीखिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। पहला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है और देखिए जैसा कि मैंने बताया उसी पर पहला सवाल यहां पर है, कह रहा है कि एनी स्टेप दैट द सेंटर टेक्स टू एस्टेब्लिश पीस एंड हार्मनी, है ना। तो ये जो एनी स्टेप है, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मेरा सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है ना। क्या कहता है, द सेंटर टेक्स टू एस्टेब्लिश पीस एंड हार्मनी, द सेंटर टेक्स एनी स्टेप। तो ये मेरा क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट, और लेने वाला कौन है, डोअर कौन है। देखिए इस बात को समझिएगा कि डोअर जो होता है वो काम को करने वाला होता है, जो काम को करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है, और रिसीवर वो होता है जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि एनी स्टेप दैट द सेंटर टेक्स, तो सेंटर मेरा सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि मुझे ऑब्जेक्ट से यहां पर सेंटेंस लिखा गया है, इसका मतलब इसमें पैसिव के स्ट्रक्चर फॉलो होंगे। तो अगर हम इसको छोड़ दें और यहां से यहां तक, ये दैट के बाद
तो देखिए मेरा सेंटेंस आ रहा है कि एनी स्टेप विल बी एप्रिसिएट, और आपको पता है कि बी के बाद क्या लगा रहे हैं हम, बी के बाद लगाते हैं V1 प्लस ING। ये लगाते हैं कब, जब सेंटेंस मेरा टेंस में हो, यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, है ना, स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट। जब वो सब्जेक्ट से शुरू होता है तब हम ऐसा करते हैं, लेकिन यहां मेरा सेंटेंस जब ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, यानी कि हम एक्टिव में ऐसा करते हैं। ठीक है, अगर बी के बाद हम पास्ट पार्टिसिपल लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरा सेंटेंस पैसिव में है, ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्ट या स्टार्ट्स विद ऑब्जेक्ट, जिस तरीके से लिखिए। ठीक है, पैसिव में है, और ये कैसे शुरू होता है, स्टार्ट्स विद ऑब्जेक्ट। तो हमको देखना है, तो मेरा यहां पर जो सेंटर, ये जो एनी स्टेप है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये होना चाहिए एप्रिसिएटेड। क्या होना चाहिए, एप्रिसिएटेड। चूंकि ये पैसिव में है इसलिए एप्रिसिएट लिखना बी के बाद गलत है, और वैसे भी V1 तो लिखा ही नहीं जा सकता किसी भी परिस्थिति में। तो अगर आपको यह समझ में नहीं भी आया है कि वहां जो है पैसिव है या एक्टिव है, तो फिर भी ये देख करके तो जरूर समझ में आएगा कि बी के बाद, यानी बी कहने का मतलब जो वर्ब टू बी की फैमिली है, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बिन, इसके साथ हमेशा अगर नॉर्मल कंडीशन में लिखा जाता है तो V1 प्लस ING ही लिखा जाता है, और अगर हम वॉइस की बात करें तो उस केस में उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लिखा जाता है। तो यहां तो भाई एप्रिसिएट लिखा है जो कि V1 है, और ये किसी भी तरीके से सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, संदर्भ में गलत है। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। क्या होगा भैया, यहां पर पास्ट पार्टिसिपल लगाइए, चूंकि मेरे सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हुई है। उम्मीद तो यह है कि ये आपका सही भी हुआ होगा, क्योंकि पीछे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है और आपने उसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर किया होगा, और इतना पहले से जानते होंगे कि रिवीजन के तौर पर मैंने रख दिया। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है द पुलिसमैन, यहां पर देखिए द पुलिसमैन, और क्या कह रहा है, टू ड्रग एडिक्ट्स। अब हम देख रहे हैं कि मेरे सेंटेंस की शुरुआत यहां लग तो रही है कि सब्जेक्ट से हुई है, ठीक है, और ये भी सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। कह रहा है पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया वर डिस्कवर्ड, ठीक है, टू ड्रग एडिक्ट्स, और ये कौन है, वो सब्जेक्ट है और ये है ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब फिर से मेरा पैटर्न कैसा आ रहा है कि पहले लिखा गया है सब्जेक्ट, बीच में लिखा गया है वर्ब, और फिर लिखा गया है ऑब्जेक्ट। तो ये जो पैटर्न है वो क्या है, ये एक्टिव का पैटर्न है, और इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, या तो V1 या V2 या V5 या हैज हैव के साथ V3, है ना, हैज हैव के साथ V3, या इज आर एम के साथ V4, इज आर एम, वॉज, वर, बी, बिन के साथ V4 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है कि वर डिस्कवर्ड, तो या तो आप इसको डिस्कवरिंग कर लो, पहला कंडीशन है कि आप अगर इसको रखना चाहते हो, पहला उपाय है इसको शुद्ध करने का, सही करने का, कि अगर आप इसको चाहते हो, इसको रखना चाहते हो तो इसको कर लो डिस्कवरिंग। मेरा पहला जो ऑप्शन आएगा कि वर को अगर हम रखें तो हम आगे लिखेंगे डिस्कवरिंग, ढूंढ रहे थे, या नहीं तो आप वर को हटा दो, दूसरा उपाय है, और सीधा सीधा हो जाएगा डिस्कवर्ड। तो ये क्या हो जाएगा V2, और ये मेरा हो जाएगा कंटिन्यूअस का पैटर्न, और ये हो जाएगा V2 का पैटर्न। तो दोनों में से कोई भी जो है सही हो जाएगा, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका C। क्या हो जाएगा, द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया वर डिस्कवरिंग, या फिर डिस्कवर्ड। तो सीधा सीधा आप इसको हटाओ, सबसे अच्छा है कि V2 हो जाएगा, डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट्स। उम्मीद है कि आपने इसको बना लिया होगा। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो चुका है। देखिए, कह रहा है एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नोन बाय ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। अब देखिए, हमें यह सिखाया गया है नॉर्मली कि जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो एजेंट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। और इसके लिए कई तरह के उदाहरण दिए गए कि वो ज्ञानेंद्रिय वाले वर्ब के साथ या वो स्टेट ऑफ माइंड को बताने वाले जो वर्ब होते हैं उसके साथ। मैं यहां पर एक आपको अपने तरीके का क्लू बीके सिंह स्टाइल में आपको कुछ बताता हूं, शायद आपको समझ में आए। मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये जानकारी पहले जो पता थी उसके बनिस्पत कैसी लगी। दुनिया में दो तरह के वर्ब होते हैं। ये दो तरह के वर्ब मैंने पहले भी बताया है, टाइम एंड टेंस में जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है वहां पर भी मैंने बताया है। तो एक अलग से वो वाला नहीं है, ये दूसरा है कि दुनिया में मेरे हिसाब से दो तरह के वर्ब होते हैं। एक वो वर्ब होते हैं जो क्या कहते हैं, प्रोसेस को शो करते हैं, किसी चीज के प्रोसेस को। जैसे चलना एक प्रोसेस है, ठीक है, चलना एक प्रोसेस है। दूसरा वर्ब ऐसा होता है जो रिजल्ट को शो करते हैं, जैसे पहुंचना उसका परिणाम है। आपने कुछ किया, वो एक प्रोसेस है, और मैं सरप्राइज हो गया, तो ये सरप्राइज होना एक रिजल्ट है, ठीक है। आपने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया या किसी भी सोर्स से मुझे आपके बारे में पता चला, ये एक प्रोसेस है, उसका परिणाम है कि मैं आपको जानता हूं। तो मेरे हिसाब से यह समझना बेहतर है कि वैसे वर्ब जो प्रोसेस बताते हैं उसके साथ हम बाय लगाते हैं, और जो रिजल्ट को बताते हैं उसके साथ हम बाय नहीं लगाते हैं। मैं आपको बस इतना सिखा रहा हूं कि बाय नहीं लगाते हैं। अब किसके साथ क्या लगेगा ये प्रेपोजिशन में और सारे विस्तार से पढ़ेंगे, फिक्स प्रेपोजिशन के साथ पढ़ते हैं। साथ में बहुत सारे ऐसे भी वर्ब्स हैं जिनके साथ बाय लगता है और पैसिव में वो लगा हुआ ही रहता है, उसको हम हटाते नहीं है, वो एक दूसरा केस है, उस पर भी सवाल है, आगे हम उस पर बात करेंगे। लेकिन यहां पर आप सीधा सा समझिए कि मैंने क्या कहा कि वैसे वर्ब जो प्रोसेस को बताते हैं उसके साथ बाय लगता है, और जो प्रोसेस नहीं रिजल्ट को बताते हैं उसके साथ बाय नहीं लगता है। अब जरा इस सवाल को देखिए, उसमें कौन कौन से जो है वो वर्ब है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। एक है नोन और एक है ऑब्लाइज्ड। इसके साथ जो है ये टू लगता है, बाय नहीं लगता है। तो देखिए, मेरा सवाल यहां पर है कि इसके साथ बाय का प्रयोग नहीं होगा, यहां लगेगा टू। और अब समझना आसान है, कई बार स्टेट ऑफ माइंड और ज्ञानेंद्रिय वाले वो नहीं समझ में आता है, सीधे साधे बच्चे हैं, फंस जाते हैं। तो मैं सीधा सा है कि आपको इतना बता दूं कि एरर डिटेक्शन में आपको यह परेशानी नहीं होगी कि कहां बाय लगेगा कहां नहीं लगेगा। अगर यह पहचान लिए तो आपका एरर तो सॉल्व हो गया। तो हमको सवाल बनाने से मतलब है, तो मुझे लगता है कि यह क्लू शायद आपके लिए पहले वाले से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। मुझे लिख करके कमेंट में बताइएगा कि क्या यह पहले वाले से ज्यादा प्रभावी है, इस पर सवाल बनता भी है। तो पहला क्या बताया मैंने कि ये जो है देखिए इसके साथ टू लगता है। इसी तरीके से आप अगर आ जाएंगे तो कई सारे और है, इंप्रेस्ड, डिसगस्टेड, देखिए सबका सब रिजल्ट है। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, इस सब के साथ जो है विद का प्रयोग होता है, बाय का प्रयोग नहीं होता। मैं कुछ जानकारी दे देता हूं कि आपको ये कभी लिखने में बोलने में जरूरत पड़ी तो आप गलत नहीं बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद होता है अलार्म्ड, अराइव्ड, शॉक्ड, एस्टोनिस्ड, सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड। ये सारे जितने होते हैं इनके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। और देखिए इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेन्ड, इसके साथ हम इन लगाते हैं। तो याद रखिएगा, मैंने कुछ कुछ बता दिया, लेकिन ये सारे के सारे ये भी रिजल्ट को शो करते हैं, इनमें से भी सारे रिजल्ट को शो करते हैं, ये भी सारे रिजल्ट को शो करते हैं, और ये भी सारे रिजल्ट को शो करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये मैं अपने लिए समझता था, मैंने आपको बताया। वैसे आप पुराना भी चाहो तो उसके आधार पर भी रख सकते हो कि कुछ ऐसे वर्ब हैं
जिनके साथ पैसिव में आगे एजेंट के साथ बाय नहीं लगता है, वहां पर दूसरे प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको यहां बताया कि वैसे वर्ब जो प्रोसेस को इंडिकेट करते हैं बाय लेते हैं, लेकिन जो रिजल्ट को इंडिकेट करते हैं वो बाय नहीं लेते हैं, और उस लिहाजन इस सवाल की जो गड़बड़ी है वो है नोन के बाद बाय, आंसर है सी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है कि द पीएम अस्योर्ड, अब ये पीएम, अब यहां पर देखते हैं किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। तो V2 लगाया गया है, तो ये लग रहा है कि मेरा क्या है, सब्जेक्ट है कि पीएम अस्योर्ड द पीपल, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, दैट हिज गवर्नमेंट वुड डू। अब देखिए ये भी जो है मेरा सब्जेक्ट के साथ एक्टिव में लिखने का पैटर्न है कि हम वुड लिखते हैं, उसके साथ जो है ओरिजिनल एक्शन वर्ड लिखते हैं हम। तो हमने यहां पर भी लिखा है एक्शन वर्ड, कोई भी गड़बड़ी यहां पर नहीं है। जो है उसके बाद फिर मैंने लिखा है इट्स बेस्ट टू सप्रेस। अब देखिए यहां पर 2+V1 लिखा है, और कम्युनलिज्म। तो कहीं पर भी इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये जो है सब्जेक्ट से शुरू हुआ है सेंटेंस, यहां V2 लगा हुआ है, यहां मॉडल वर्ब प्लस एक्शन वर्ड लगा हुआ है, तो कोई भी गड़बड़ी यहां पर नहीं है। इसलिए इस सवाल का जवाब है वो है नो एरर, और ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन है ई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। यहां पर देखिए कि टीचर मेरा क्या है, फिर से सब्जेक्ट है, आस्क्ड है V2, ठीक है। यहां पर ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड बीन डिस्कवर्ड अमेरिका। तो देखिए यहां पर अगर हम हु की जगह पर किसी का नाम ले लें, एक्स के खोज, ये कौन होगा, ये होगा डूअर, यानी खोजने वाला होगा ये। तो जब ये खोजने वाला होगा तो इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऐसे नहीं लिख सकते हैं। वहां जो पैटर्न होता है मेरा सब्जेक्ट से शुरू होने वाले के साथ क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। हम नॉर्मल टेंस का स्ट्रक्चर लेंगे तो यहां पर बिन लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये बिन गलत है, यहां इसको हटा देंगे। क्या हो जाएगा, टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड डिस्कवर्ड अमेरिका, और तब जाकर के ये सही होगा। इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। देखिए बहुत आसानी से अगर आप सेंटेंस में ये पहचानने में सफल हो जाते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है, तो आप ये समझ जाते हैं कि टेंस के सारे पैटर्न फॉलो होंगे। अगर आप ये समझ जाते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हुई है, देन वॉइस का जो पैटर्न शुरुआत में मैंने डिस्कस किया, आप पहले भी पढ़े होंगे, तो वो अप्लाई होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। क्या कह रहा था, केस वॉज इंक्वायर्ड अ मंथ अगो बट नो रिपोर्ट हैज कम येट। अभी देखिए इसको देख करके लग रहा होगा कि भाई केस किसी के द्वारा जो है वो जांच पड़ताल की जाएगी, तो ठीक ठाक लिखा हुआ है इंक्वायर्ड। लेकिन आपको अभी मैंने चर्चा की कि कुछ एक ऐसे भी वर्ब हैं जिनके बाद एक्टिव में प्रेपोजिशन पाया जाता है और पैसिव में उस प्रेपोजिशन को नहीं हटाया जाता है, बिल्कुल नहीं हटता है। जैसे लिसन के बाद टू लगता है,
उसी तरीके से इंक्वायर के बाद इनटू लगता है समथिंग के लिए, इंक्वायर्ड इनटू समथिंग और इंक्वायर्ड ऑफ समवन, ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ समवन, ये फिक्स है, ये इस तरीके से ही इस्तेमाल होता है। तो यहां पर वो मिसिंग है, गलत है, यहां पर हम इनटू लगाएंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। अब देखिए कि आपको ये पता नहीं था कि प्रेपोजिशन कौन सा लगता है, मेरे साथ बने रहिए, प्रेपोजिशन का भी सॉल्यूशन यहां पर हम लेकर के आएंगे और उम्मीद करते हैं कि अधिकांश समस्याएं हल करने की कोशिश करेंगे। और पढ़ना तो पड़ेगा बॉस, चाहे आप मेरे क्लास को ज्वाइन करो जो कि अनीसाबाद में है, या फिर बोरिंग रोड में भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी हम करियर क्लास में क्लास लेते हैं। तो आप अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, मैं इंग्लिश पढ़ाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं जहां भी कोशिश करता हूं कि मैं आपको सिखाऊं और आपको एक जगह से दूसरी जगह ना जाना पड़े। बहुत सारे बच्चों में देखता हूं ये समस्या है कि वो एक जगह पढ़ लिए, फिर दूसरी जगह पढ़ते हैं, फिर तीसरी जगह पढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश एक ऐसा पजल है। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश बहुत आसान है, इससे आसान और भी कुछ नहीं, और ये है ही नहीं, विषय तो है नहीं, बिल्कुल इसको विषय बनाइए मत। ये है भाषा और इसका एक माइंड सेट है, समझने की जरूरत है। जिस दिन वो बात समझ गए फिर इंग्लिश से आपको ना डर लगेगा ना परेशानी होगी। तो आप अगर ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं, बहुत जल्द नई बैच शुरू होगी अनीसाबाद में भी और बोरिंग रोड में भी होते ही रहता है, तो आप मिल सकते हैं, चैनल से कॉल और डिटेल आपको मिल जाएगा, तो आप फोन करके बात कर लीजिए और ज्वाइन कीजिए। नहीं तो आप अगर पढ़ चुके हैं कहीं पर तो उन चीजों को दोहराइए और मेरे साथ जो ये सॉल्यूशन चल रहा है, कुछ दिन में मैं लाइव आकर के फिर टेस्ट सीरीज कराऊंगा एसएससी के लिए, आप उसको ज्वाइन कीजिए। धीरे धीरे ज्ञानवर्धन होगा, पेपर पढ़िए, एडिटोरियल भी लेकर के आएंगे, तो धीरे धीरे हम सारी व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन बॉस लगना तो पड़ेगा, तो लगे रहिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका समय शुरू होता है। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? सी हेल्ड समथिंग। अब देखिए, सी हेल्ड समथिंग, तो ये सब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां तक तो ये ठीक है। अब कह रहा है एट हर साइड विच, विच किसके लिए आया है? समथिंग के लिए। अब इस ऑब्जेक्ट को बना दिया मेरा यहां पर सब्जेक्ट। अब जो अगला सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट को ले आया है, कह रहा है कि समथिंग वॉज टोटली। तो जब समथिंग है तो यहां पर क्या हो जाएगा? टोटली हिडन, क्योंकि छुपाने वाला कोई और है, यहां हाइडिंग होगा नहीं, यहां होगा हिडन। और अब आपको समझना पड़ेगा कि सी हेल्ड समथिंग विच वॉज टोटली हिडन। वेट हर साइज को, अगर यहां साइड को हटा भी दे, यहां से इसको हम नहीं माने, तो आप पढ़िए कि सी हेल्ड समथिंग विच वॉज टोटली हिडन, मतलब वो रखी हुई थी जो, अब उस वस्तु के बारे में कह रहे, तो हमने सेंटेंस की शुरुआत किससे की? ऑब्जेक्ट से की, तो क्या हो जाएगा यहां पर? हिडन, क्योंकि छुपाने वाली कौन है? सी। तो इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो है आपका सी। यहां क्या हो जाएगा? हाइडिंग की जगह पर होगा हिडन, क्योंकि इसमें सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हुई है। शुरुआत में जो सेंटेंस लिखा गया है वो उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और उसी ऑब्जेक्ट को रिलेटिव प्रोनाउन से ऐड करके सेंटेंस का मेन ऑब्जेक्ट बनाया है, तो यहां पर जो है वो हिडन होगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को आपने बना लिया होगा। बहुत आसान है, बोलचाल में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज सरप्राइजिंग नहीं, ठीक है, आई वॉज सरप्राइजिंग नहीं, आई वॉज सरप्राइज्ड, इट वॉज सरप्राइजिंग। कुछ अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को लिखें, कुछ ऐसा हो, कुछ घटना हो, तो इट वॉज सरप्राइजिंग कह सकते हैं, लेकिन आप यहां पर कहेंगे तो आई वॉज सरप्राइज्ड, नॉट सरप्राइजिंग, है ना? क्या हो जाएगा? सरप्राइज्ड at not having seen her even though she was standing just beside my wife।
तो इट वॉज सरप्राइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा है कि अगर आप देख रहे हैं कि पैसिव का फॉर्मेट इस्तेमाल हुआ कि कुछ ऐसी घटना हुई जिसने आपको सरप्राइज किया, समथिंग जो है वॉज सरप्राइजिंग है ना, तो यहां गड़बड़ है, वॉज सरप्राइज, समथिंग सरप्राइज्ड मी, आई वॉज सरप्राइज्ड होना ये चाहिए, समथिंग सरप्राइज्ड मी, इसको पैसिव में चेंज करेंगे, आई वॉज सरप्राइज्ड। ठीक है, तो इसीलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा वो है आपका ए। देखिए कभी कभी ना एक्सप्लेनेशन बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि ये एक समझदारी की चीज है, आप पढ़ करके आपको खुद ही समझ में आता है कि नहीं ये लिखने का तरीका नहीं है, और ये अगर आप में नहीं है, आप इसको लाना चाहते तो मैंने पहले भी कहा है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ूं, द हिंदू पढ़ूं। अरे तुम अपनी औकात देखो, औकात का सेंस है कि जितनी कैपेसिटी, मुझे हिंदू नहीं समझ में आएगा तो हम क्यों पढ़ेंगे, फलाने भैया ने कहा, फलाने भैया हिंदू पढ़ते, फलाने भैया तो कार से चलते, खरीद लो घर पर बेच के। भाई साहब ऐसा नहीं होता है, आप देख लो कि आपकी समझदारी हिंदू के लिए है ठीक, आपका लेवल वैसा है तो पढ़ो, नहीं है तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया भी नहीं समझ में आ रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो। आपको सर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो चंपक पढ़ो, नंदन पढ़ो, विजडम पढ़ो, 7th 8th स्टैंडर्ड की बुक पढ़ो, इंग्लिश वाली पढ़ो, कोशिश करो कि थोड़ा बहुत समझ में आए, धीरे 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 लेवल बढ़ाओ, हिंदू तक पहुंचो। बिल्कुल जीरो से ही हर गिनती शुरू होकर के सर अरब खरब वहां तक पहुंचती है, 100 भी जीरो से ही शुरू होता है, बीच में से कभी शुरू नहीं होता है। तो सच्चाई पहचानो, वास्तविकता में जियो, अपने पैर को जमीन पर रखो, दूसरे के देखा देखी करने में अपनी जिंदगी तहस नहस और बर्बाद मत करो। जो हो कम से कम तुम तो मानो कि तुम कौन हो और क्या बनना चाहते हो, या फिर दूसरों की तरह खुद को भी भ्रम में रखना है। आजकल के लोग पता नहीं दूसरे को तो बेवकूफ बनाते हैं, खुद को भी बेवकूफ बनाए हुए हैं। मत करिए ऐसा, रिजल्ट नहीं होगा, बहुत अफसोस होगा और उस समय में फिर सुधार नहीं पाइएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अभी से लगिए, अपनी एक एक त्रुटि को सुधारिए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और मैं जानना चाहता हूं कि किसका जो है सही हुआ है। मुझे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब जरूर लिखिएगा कि सर मेरा सही हुआ, मेरा नहीं हुआ, लिख करके बताइएगा। साथ में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप बिहार से देख रहे हैं तो किस जिले से देख रहे हैं, भारत में देख रहे हैं तो कहां से देख रहे हैं, या फिर कहीं बाहर से देख रहे हैं तो किस शहर से देख रहे हैं, जरा बताइएगा जरूर, जान के खुशी होगी कहां तक ये पहुंच रहा है। नहीं पहुंच रहा है तो आप पहुंचाइए, अभी तक बने हुए हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में डालिए ताकि और भी लोग पढ़े, इंग्लिश सीखे, जो हवा बना के रखे हैं वो आसान हो जाए। चलिए क्या कह रहा है कि इनकेस, अब ये क्यों कहा कि मुझे जानना है, देखिए जरा, कह रहा है इनकेस यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग ब्रोकन योर प्रोमिसेस यू विल सर्टेनली बी। ये देखिए बी के बाद क्या लगना है, या तो V1 प्लस ING लगना है एक्टिव के केस में, या इसके बाद क्या लगना है, पास्ट पार्टिसिपल लगना है, और ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। अभी मैंने समझाया है, पहला सवाल ही शायद वही था, एप्रिसिएट वाला, बताए थे, नहीं बना, नहीं दिखाना, कहीं नंबर तो नहीं लगा है, आंख वाला देखना, इतना आसान सवाल। या क्या हो जाएगा, फॉरगिवन, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, ये दूसरा फॉर्म लिखना गलत है, गलत क्या, अत्याचार है, खुद पे कर रहे हो। पहला सवाल अभी बताया कि बी अप्रिसिएट नहीं होगा, और वैसे भी समझदारी होनी चाहिए ना जी, बी लगा तो बी के साथ अगर सब्जेक्ट से भी शुरू हुआ है तो ING होना चाहिए, तो भी गलती होगा। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया कि एक्टिव पैसिव क्या है, तो इतना तो समझ में आता है कि बी के बाद ING लगेगा, नहीं तो बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। तब यहां पर दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो गड़बड़ है, और आंसर क्या है, डी। हमको तो आता नहीं था इसलिए हम आपसे पहले पूछे। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए
समय समाप्त हो चुका। कहता है आफ्टर एवरी स्टूडेंट हैड गॉन। अब देखिए एवरी स्टूडेंट हैड गॉन, तो ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ है। द प्यून लॉक्ड अप क्लासरूम, इधर भी एक्टिव का सेंटेंस है, इधर भी एक्टिव का सेंटेंस है, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है, पैटर्न सब ठीक है। यहां पर ये V2 लिखा गया है, पहले स्टूडेंट गया तो हेड प्लस V3, वो आपको पता ही है। टाइम सीक्वेंस वाला जो प्रायोरिटी टेबल पढ़ाए, नहीं देखे हैं तो टेंस के वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, टाइम एंड टेंस का भी पूरा वीडियो सजा सजा के रखा हुआ है, पढ़िए। बहुत सारी चीजें हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, फिक्सेस एंड रूट वर्ड्स है, एंटोनिम्स एंड एनिम्स है, बहुत सारी चीजें चैनल पर पढ़ने के लिए है। बस आप खुद डिसाइड तो कर लीजिए, इसी प्लेटफॉर्म पर इतना मिल जाएगा कि आप संभाल नहीं पाइएगा और अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बस यहां पर क्या है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, आंसर है नो एरर, ऑप्शन है ई। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखिए क्या कह रहा है, हैड द पुलिस। अब देखिए यहां हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है ना, तो टाइम एंड टेंस में मैंने आपको पढ़ाया था और मुझे याद है ये जानकारी मैंने दी थी। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वो क्या था जो मैंने पढ़ाया था। मैंने क्या पढ़ाया था ये बता देता हूं, ये किससे जुड़ा हुआ है ये मुझे आप लिख करके बताइए। यहां पर लिखा हुआ है हैड द पुलिस नॉट रीच्ड, तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब से दो परिस्थिति में शुरू होता है, एक इमेजिनेशन का सेंटेंस और एक इंटरोगेटिव। तो यहां पर क्या है कि जब इंटरोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क होगा, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो यहां पर क्या हो गया कि ये इमेजिनेशन है। मैंने आपसे ये पूछा कि कौन से इमेजिनेशन में ये बताया था, तो हैड प्लस V3 है, यहां पर हैड रीच्ड, तो ये क्या है, हैड प्लस V3 है। तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, वुड हैव प्लस V3, क्या होना चाहिए, वुड हैव प्लस V3। अब देखिए कह रहा है कि हैड द पुलिस नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम आई वुड हैव किल्ड, तो यहां पर दिख तो रहा है वुड हैव किल्ड, तो आपको ये लगेगा कि सर ये तो नो एरर है, लेकिन नहीं, चूंकि ये वॉइस का सवाल है तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। यहां पर कह रहा है हैड द पुलिस हैड नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम, ये तो मेरा ठीक है। अगला कह रहा है आई वुड हैव किल्ड, तो कौन मरा, कौन, आई, तो ये तो मरा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, और मारने वाला कौन है, रॉबर, ये कौन है, सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट को बाय के साथ लिखा है, इसका मतलब ये पैसिव है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर बिन लगाएंगे, वुड हैव बिन किल्ड। चूंकि ये टेंस का हिस्सा नहीं है, मैंने अभी बताया है कि मॉडल के साथ, ठीक है, प्लस हैव प्लस V3 लगा हुआ है, उधर बताया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका पैसिव क्या होगा, मॉडल प्लस हैव प्लस बिन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, अभी मैंने थर्ड फॉर्म वाला बताया उधर। तो चूंकि मेरे सेंटेंस की शुरुआत यहां पर ऑब्जेक्ट से हुई है, आई से हुई है, तो होना चाहिए वुड हैव बीन किल्ड, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो क्या है आपका डी। देखिए इस तरह का भी ट्रिक आपको करेगा। पहला हिस्सा में देखिए सही दिया, मैंने क्या कहा, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि टेंस और वॉइस में कितना अंतर है, बस इतना कि टेंस में हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं और वॉइस में हम ऑब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। टेंस के जितने भी नॉर्म्स हैं हूबहू वॉइस में एप्लीकेबल है, लेकिन किस तरीके से, पैसिव कन्वर्जन के साथ। जी हां, पैसिव कन्वर्जन के साथ, यानी बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्मेट में आएगा। जैसे कि यहां देखिए इस वाले हिस्से को किया है कि आई वुड हैव बीन किल्ड बाय द रॉबर्स, चूंकि यहां पर आई सब्जेक्ट है और रॉबर इस पैसिव का सब्जेक्ट है और रॉबर एक्टिव का सब्जेक्ट, यानी मारने वाला। डोअर कौन है, ये डोअर है, और आई कौन है, रिसीवर है। तो ये जो है रॉबर वुड हैव किल्ड मी, तो इसका हो जाएगा आई वुड हैव बीन किल्ड बाय रॉबर्स। तो इसीलिए इस सवाल का जवाब क्या हो गया, डी। चलिए सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा द टीचर सेड years ago it believed that the earth was flat। अब देखिए ये it believed क्या है, इसको अगर हम सेंटेंस देखें तो क्या हो जाएगा, people believed it, क्योंकि विश्वास करने का काम वो यहां पर जो है एक्शन जो है वो लोगों के लिए people believed it, तो यहां क्या होना चाहिए, it was believed। ऐसी मान्यता थी, ऐसा माना जाता था। टीचर सेड years ago it was believed। आपको यह सोचना पड़ेगा कि क्या ये पैसिव की रचना है, पॉसिबल हो सकता है, या फिर ये एक्टिव का है पैसिव कन्वर्जन में, ऐसे कैसे आएगा। इट बिलीव्ड नहीं, पीपल बिलीव्ड, इट वॉज बिलीव्ड, है ना। तो यहां पर क्या लगाएंगे, वॉज, और इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो क्या हो जाएगा आपका बी। देखिए आसानी से बनाया जा सकता है, कोई अंतर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो हम V1 V5 है उसको हम इज आर एम प्लस पास्ट पार्टिसिपल करते हैं, जो V2 है उसको हम वॉज वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल करते हैं, जो हैज हैव हैड V3 है उसको हम हैज हैव हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल करते हैं, जो इज आर एम वॉज वर बी बीन प्लस V4 है उसको हम इज आर एम वॉज वर बी बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल कर देते हैं। मॉडल के साथ अगर ओरिजिनल एक्शन लगा हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं, मॉडल के साथ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल के साथ जो है उसका पैसिव कन्वर्जन करते हैं। यानी कि जो सेंटेंस एक्टिव में जैसे लिखा जाता है, पैसिव में बस उसको बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल करके यूज करते हैं। चलिए सेशन का आखिरी सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ। कह रहा है वी हैव नॉट बिन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेथ ऑफ आवर बिलव्ड लीडर एंड टॉर्च बियरर। कह रहा है वी हैव नॉट बिन इन्फॉर्म्ड। अब देखिए इंफॉर्मेशन देने वाला कोई और है और इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हम हैं। मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है किसी के द्वारा, तो बिल्कुल ये पैसिव के पैटर्न में आएगा कि वी हैव नॉट बिन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेथ ऑफ आवर बिलव्ड लीडर एंड टॉर्च बियरर। इसमें कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है, है ना। They have not informed us। अगर हम इसको कहें, दे कह ले उधर वाले लोगों को, तो इसको कहेंगे कि we have not been informed, मतलब हमें सूचित नहीं किया गया है, करने वाला कोई और है और हम हैं सूचना प्राप्त करने वाले, यानी we are receivers। तो यहां पर क्या हो जाएगा, we have not been informed, बिल्कुल सही सही लिखा गया है और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है नो एरर और जो ऑप्शन है वो है ई। उम्मीद तो यह है कि जो 13 सवाल वॉइस के पहले पार्ट के तौर पर आपके सामने रखा गया, जो इसके कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट को शुरुआत में मैंने समझाने की कोशिश की, सब आपको अच्छे से समझ में आया। और अगर आपको पहले से वॉइस पढ़ा हुआ था तो आपने इसमें अच्छा अंक प्राप्त किया और ये एक अच्छे रिवीजन के तौर पर एपिसोड आपके सामने घटित हुआ है पूरा, और आप शुरू से अंत तक अभी तक बने रहे हैं। ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहां से जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड की जाती है उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर वॉइस में ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत बेसिक है और आप सीखना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में पूरा 0 to एडवांस लेवल तक एरर वगैरह के साथ, MCQs के साथ है, आप उसको शुरुआत से देखिए। बहरहाल यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक छोटे छोटे नॉर्म्स को भी पूरे विस्तार से आपके सामने रखें। जैसे कि मैंने वर्ब के लिए रखा कि वो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो प्रोसेस और रिजल्ट को शो करते हैं। सारी चीजें आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सुझाव है, कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, लिखिए जरूर। बहरहाल समय है यहाँ से विदा लेने का। बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।